हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं इम्तियाज सर डिस्कस करेंगे आज फिजिक्स के एक टॉपिक जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग देख रहे हैं मेरे बोर्ड पर लिखा है। लिखा क्या है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। अगर आप लोग इस टॉपिक को समझ लेते हैं, इस डेरिवेशन को समझ लेते हैं, तब जाकर आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 5 नंबर श्योर हो जाएंगे। तो आप लोग को अच्छे से समझना है और इसको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करना है, और इसके बाद जब बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो इसको अच्छे से करके आना है। दूसरी बात है, अभी तक आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। इसमें लिखा गया है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसके पहले मैंने अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो है बताया है, और उस वीडियो को अगर आप तक अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देख लें, जिससे कि आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इस तरह के उसमें डेरिवेशन में सबसे पहले मुझे फिगर बनाना होगा। किस स्थिति में निकालना है मुझे? निरक्षीय स्थिति में। और निरक्षीय स्थिति में निकालने के लिए मुझे करना क्या है? सबसे पहले मुझे क्या करना है? फिगर ड्रा करना है। फिगर ड्रा करने के कारण क्या करेंगे? यहाँ लिखा है विद्युत द्विध्रुव कारण। इसमें दो खास बात है। इसमें लिखा है विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहले हम विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। आप लोग बोर्ड पर देखिए विद्युत द्विध्रुव क्या है। ये विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा आवेश होगा? यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम बताए थे आपको माइनस क्यू लेंगे, फिर प्लस के क्यू लेंगे, और यहाँ पर बिंदु ओ लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हो जाएगी, ये जो दूरी हो जाएगी, ये वाली दूरी ये हो जाएगी एल के। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ओ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की टोटल जो लेंथ होगा वो होगा एल होगा। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। और इस द्विध्रुव से किस स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में, यानी मतलब है इस स्थिति में। अक्षीय स्थिति कहते तो करते क्या है, हम अक्ष की ओर मतलब ऐसे जाएंगे, लेकिन निरक्षीय कह रहा है तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको ऊपर की ओर ले लेंगे, ठीक है। अब यहां पर लेने के बाद अब इससे हम क्या करेंगे, इसको हम आपस में मिला देंगे, और इसको हम आपस में मिला देंगे। को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। इस साइड में जो हो जाएगी ये हो जाएगा, और एक ये चीज लेते हैं, ये डायरेक्शन है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है बच्चों? डायरेक्शन है, ठीक। ये जो पॉइंट होगा ये होगा E2, और ये हो जाएगा E, और ये हो जाएगा ये वाला डायरेक्शन, ये हो जाएगा E1, और इनके जो बीच का एंगल बन रहा, कोण बन रहा, वो होगा थीटा, और इसके बीच के जो कोण बनेगा वो होगा थीटा। इतनी बात कंफर्म हो रही है आपको? तो आपको अब क्लियर दिखाई दे रहा होगा फिगर। और ये बन गया मेरा फिगर। बिना फिगर के आपको कोई नंबर बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेगा, तो आपको फिगर बनाना कंपलसरी है। क्लियर? और यहां से पूरा ये हो जाएगा। इतनी बात कंफर्म हुई? ये मेरा फिगर हुआ, ठीक। और जब ये दूरी r है तो यहां पर कितना हो जाएगा? r हो जाएगा। ये यहां से इस पॉइंट से यहां तक की दूरी कितना लेंगे हम? r लेंगे। जब ये दूरी r है, दूरी l है, तो इस दूरी को क्या लेंगे? इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। क्लियर? ऐसा क्यों होता है? इसको हम समकोण त्रिभुज मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या? लंब, और ये क्या हो जाएगा? आधार। तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी? ये होगी कर्ण कहलाए। क्या कहलाएगी? कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर, मतलब r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो ये हम पाइथागोरस थ्योरम से दूरी निकाल लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे? जब ये दूरी यहाँ से यहाँ तक अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है, तो ये भी दूरी वही होगी, r स्क्वायर प्लस के l स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फिगर को खूब अच्छे से बना लेंगे यहाँ पर। और बिना फिगर के बनाए हमें बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा। फिगर के कम से कम 2 नंबर मिलते हैं।
अब चलेंगे अपना करेंगे हम डेरिवेशन। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे माइनस क्यू और प्लस क्यू क्या है, तो यहां लिखेंगे माना माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश से निर्मित कोई विद्युत द्विध्रुव है। क्या लिखा गया कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से निर्मित कोई विद्युत द्विध्रुव है। क्लियर। इसके बाद फिर आगे हम क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, माना माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से निर्मित कोई विद्युत द्विध्रुव है। अब आगे लिखेंगे जिसके बिंदु O से, कहां से, बिंदु इस स्थान से, वो पॉइंट है ना, जिसके बिंदु O से कितनी दूरी पर, स्मॉल r, ये r दूरी है ना, तो स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु, जिसके बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है, तो इतनी बात जितना बताया गया इतना आप लोग लिख लेंगे। लिखने के बाद आगे चलते हैं। ठीक, लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिख लेते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु किस पर, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी E1 इक्वल टू 1/4π0 के इंटू Q/√, क्योंकि बीच की दूरी यहां से और P के बीच की दूरी कितनी है, √r² प्लस के L² है, और इसका हम क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर। कितनी बात कंफर्म हुई, तो इसको हम दूसरे स्टेप में लिख देंगे 1/4π0 के Q/r²L²। अब यहां पर रूट हट जाएगा। क्लियर, जब होल स्क्वायर √, तो होल स्क्वायर हट कर √, को हटा देगा। इसके बाद बचेगा क्या, 1/4π Q/r² प्लस L²। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर कौन सा, फर्स्ट नंबर। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी E2 इक्वल टू 1/, यहां पर माइनस क्यू के कारण P पर, तो माइनस क्यू का 1/4π0 के इंटू Q/, अब बीच की दूरी इसमें भी कितना है, √r² प्लस L²। तो यहां लिखेंगे √r² और प्लस के L², पूरे का क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा E2 इक्वल टू 1/4π Q/r² प्लस L²। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो आप लोग दोनों इक्वेशन समझ गए होंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर परिणामी विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर cos थीटा कहां से आ गया, तो ये निरक्षीय स्थिति में जब परिणामी निकालते हैं तब ये कोण भी ले लिया जाएगा। क्या ले लिया जाएगा, जो दिया गया थीटा E1 के लिए और थीटा E2 के लिए ले लिया जाएगा। और क्या लिया जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब लिखेंगे E बराबर, E1 की वैल्यू देख लिया आप लोग कहां लिखा है, तो E की वैल्यू ये लिखा गया है, जितना लिखा गया इतना लिख लेंगे। पूरी वैल्यू E की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के Q अपान R स्क्वायर L स्क्वायर कॉस थीटा। क्लियर। इसके बाद फिर लिखते हैं प्लस। अब प्लस लिखने के बाद E2 की जो वैल्यू है वो है 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के इंटू ये E2 वैल्यू हो जाएगी Q अपान R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। इतनी बात कंफर्म हुई आपको। अगर इतनी बात कंफर्म हो गई तो आगे बढ़ेंगे। अब आप लोग ध्यान देख रहे हैं दोनों सेम लिखे हैं और यहाँ पर लिख देंगे हम cos थीटा, ये दोनों सेम है। 1/4 पाई इप्सिलॉन Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा, 1/4 पाई इप्सिलॉन के इंटू Q अपान R स्क्वायर L स्क्वायर cos थीटा, दोनों सेम है। तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे। लिखेंगे 2 इंटू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के Q अपान R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर, समझ रहे हो बात को, और इंटू cos थीटा। दो कैसे हो गए, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तब जाकर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। इतनी बात कंफर्म हो गई आपको। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपान R स्क्वायर L स्क्वायर, यहां लिख देते हैं कितना, cos थीटा। अब हम cos थीटा को वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिए इस cos थीटा की जगह पर आप लोग समझ रहे होंगे cos थीटा बराबर कभी पढ़े होंगे क्लास 10th में या कभी कहीं पढ़े होंगे। cos थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार बटे आधार को वैल्यू यहां लेंगे तो L हो जाएगा और कर्ण की वैल्यू लेंगे तो कितना हो जाएगा, चाहे जिस त्रिभुज, चाहे इस त्रिभुज में ले लो और चाहे इस त्रिभुज में ले लो, तो किसी भी त्रिभुज में ले लोगे आधार बटे आधार को वैल्यू L हो जाएगी और कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट कितनी हो जाएगी, R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। तो यहाँ पर हम जहां cos थीटा है उसके जगह पर कितना लिख देंगे, इतना लिख देंगे, मतलब L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। इतनी बात कंफर्म हुई। अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ एक चीज भूल रही है, 2 है, 2 को हम इसके पहले लिख देंगे यहां पर। चाहो तो इस 2 को Q में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां हो जाएगा 2Q। कितना हो जाएगा, 2Q, और इसके साथ रहेगा 2Q। अब आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के, अब यहां क्या लिखेंगे, इंटू इसको लिख देंगे 2QL, मतलब इसको लिख सकते हैं Q इंटू 2L या 2QL अपान R स्क्वायर L स्क्वायर, और लिख देंगे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। इतनी बात कंफर्म हुई। और आप लोगों को बताया गया है कि E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के, यहां लिख देते हैं P अपान R स्क्वायर L स्क्वायर और अंडर रूट R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। यहां लिख देंगे चूंकि क्या, चूंकि 2P बराबर
2QL की। कितनी आप लोगों को पता है कि P बराबर क्या हो जाएगा, 2QL हो जाएगा। P क्या है, P है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर। आगे बढ़ेंगे, फिर अब लिखेंगे यदि R का मान, जो R है बड़ा है L से, तो इस कंडीशन में L को हम क्या कर लेते हैं, जीरो के समझते हैं। किसके समझते हैं, लगभग शून्य के। इस कंडीशन में E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के इंटू, अब लिखेंगे P अपान ब्रैकेट में लिखेंगे R स्क्वायर। जहां L है इसको हम जीरो समझ के खत्म कर देंगे, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ये लिखा है R स्क्वायर, तो R को R स्क्वायर ही रहने देंगे, और L के जगह कितना हो जाएगा, शून्य मान लेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के P अपान, ये R स्क्वायर है, R स्क्वायर लिखा, और यहाँ R स्क्वायर है, अंडर रूट लगा है, तो अंडर रूट हट जाएगा और स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा कितना, R। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के इंटू, यहाँ पे लिखेंगे P अपान, एक R स्क्वायर में एक R और मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, R की पावर 3, इतना न्यूटन प्रति कूलम। एक तो आपका ये फार्मूला बन जाएगा। यदि K बराबर 1, K का मतलब होता है परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, ठीक है, K का मतलब परावैद्युतांक। यदि परावैद्युतांक K का मान 1 है, तब इस कंडीशन में जो E की वैल्यू आएगी, E बराबर वो हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन, K को तो एक के मान लिए तो एक रखेंगे नहीं, और P अपान R की पावर कितनी, 3, इतना न्यूटन प्रति कूलम के। क्लियर। तो आपका ये क्या आ जाएगा, फाइनली व्यंजक आ जाएगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या आएगा, तो आपको इसको अच्छे से समझ लेना है, अपनी कॉपी पे बार बार करना है, ये आपको आ जाएगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है, तब आप वीडियो को फिर से रिपीट जो है दोबारा देख लें, जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।